मैं तमिल हूँ और मद्रास का रहने वाला हूँ, जो अपना कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था। उसने पूछा, क्या आप अकेले सफर कर रहे हैं? मैं पोशाली के बारे में उसे नहीं बताना चाहता था, चुनाचे मैंने यही कहा कि मैं अकेला ही सफर कर रहा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर जबरदस्ती मुझसे मुसाफा किया। बोला, मैं भी अकेला हूँ, सख्त बोर हो रहा था। मेरा कंपार्टमेंट साथ ही है, आइए ताश से जी बहलाते हैं। मैंने माजरत करते हुए कहा, दरअसल मुझे ताश खेलनी नहीं आती। वो जोर से हंसा और अपने 3 पीस समर सूट की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप जरूर हैरान होंगे कि रात के पिछले पहर मैंने ये सूट किस लिए पहन रखा है। मैं तंजूर का रहने वाला हूँ और रेलवे में गार्ड हुआ करता था। 25 बरस तक मैंने दिन की ड्यूटी दी है। मैं सुबह सुबह वर्दी पहनकर स्टेशन पहुंच जाता था। अब रिटायर हो चुका हूँ, मगर सुबह सुबह आंख खुल जाती है। वर्दी तो मेरे पास नहीं रही, लेकिन सूट पहनकर घर के बरामदे में बैठ जाता हूँ। मेरी बेटी वहीं मेरे लिए चाय ले आती है। अरे हाँ, मेरी बेटी संथा भी मेरे साथ ही सफर कर रही है, मगर वो गमाला जंक्शन पर मेरे साथ आन मिलेगी। हम श्रीलंका के टूर पर हैं। मेरा नाम विंद्रा कटी है। संथा पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है। ये शख्स बहुत बातूनी था और मैं उससे ज्यादा बातें नहीं कर सकता था। चुनाचे मैंने एक्सक्यूज मी कहा और अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। पोशाली जाग चुकी थी और सीट पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मेरी तरफ देखकर बोली, ये तुम बाहर किससे बातें कर रहे थे? मैंने उससे विंद्रा कटी के बारे में बताया तो उसने मुझसे उसका हुलिया दरियाफ्त किया। हुलिया वो नहीं है, लेकिन तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरी छोटी हिस्स कह रही है कि इंटेलिजेंस का आदमी हमारा पीछा कर रहा है। मैंने पोशाली से कहा, चूंकि इस बूढ़े मद्रासी विंद्रा कटी को कह चुका हूँ कि मैं अकेला सफर कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने आप को यही जाहिर करना कि तुम भी सयाह हो और सिर्फ ट्रेन में मेरी साथ ही बनी हो। पोशाली ने सर नीचे कर लिया, फिर अपने बालों को पीछे झटक कर कहने लगी कि तुम्हें इससे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं सीट पर नीम तराज हो गया। वो तो बोले ही जा रहा था, मैं क्या करता। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक दूसरे को ट्रेन के साथ ही जाहिर करेंगे और फिर एक दिन एक रात का ही तो सफर है। ट्रेन एक स्टेशन में दाखिल होकर रुक गई। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ था। ट्रेन के रुकने के थोड़ी ही देर बाद राहदारी वाले बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। पोशाली जल्दी से बाथरूम में चली गई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सफेद वर्दी वाले बैरे ने सलाम करके कहा, नाश्ता तैयार है। मैंने उसे कहा कि 2 आदमियों का नाश्ता ले आए। पोशाली बाथरूम से निकली तो मैंने उसे बताया कि ये जरूर कोई जंक्शन है जहां मुसाफिर नाश्ता भी करते हैं, लेकिन इस ट्रेन के साथ कोई डाइनिंग कार नहीं थी। मैं जानबूझकर बाहर नहीं निकल रहा था कि कहीं उस बातूनी मद्रासी विंद्रा कटी से मुलाकात न हो जाए। मैंने और पोशाली ने कंपार्टमेंट में ही नाश्ता किया। पैरे ने बताया कि यह गमाला जंक्शन है। इस स्टेशन से मद्रासी विंद्रा कटी की बेटी संथा को ट्रेन में सवार होना था। ट्रेन जहां 20 मिनट तक रुकी रही, यहां से चली तो उसकी रफ्तार ज्यादा तेज हो गई, शायद इसलिए कि यह ढलानी इलाका था। दिन की रोशनी जंगलों में फैली हुई थी। आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता था। नीला आसमान शफाफ था। दोपहर का खाना एक और जंक्शन पर दिया गया। अभी तक विंद्रा कटी से दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी। वो हमारे डिब्बे में भी नहीं आया था। मैं उसे तकरीबन भूल गया था और पोशाली के साथ कोलंबो पहुंचकर अपने खुफिया एजेंट के ठिकाने पर जाने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू कर रहा था। मैं ये चाहता था कि हम दोनों कोलंबो के बड़े स्टेशन पर एक साथ न उतरें, बल्कि पोशाली एक स्टेशन पहले उतर जाए और फिर हम दोनों कोलंबो के लाइट हाउस के पास आकर मिलें। पोशाली कोलंबो की मज़ाफ़ात से अच्छी तरह वाकिफ थी। मैं भी अब काफी हद तक उन इलाकों से शिनासा हो गया था। ये हमने पता कर लिया था कि जाफना एक्सप्रेस कोलंबो रात के पिछले पहर कोई 3:30 बजे के करीब पहुंचेगी। हमारे लिए ये बड़ी मुनासिब बात थी कि हम पिछले पहर के अंधेरे में कोलंबो पहुंचेंगे। यकीनी तौर पर जजीरे से हमारे फरार की इत्तला कोलंबो में रूसी सिफारत खाने और वहां से पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच गई होगी और रूस और भारतीय सिफारत खानों के किराए के जासूस और लंका पुलिस के खुफिया आदमी कोलंबो रेलवे स्टेशन पर जरूर मौजूद होंगे। हम आने वाली नाजुक और पुरखतर सूरत हाल से पूरी तरह आगाह थे। इस अमर का हमने फैसला कर लिया था कि पोशाली एक स्टेशन पहले ट्रेन से उतर जाएगी, जबकि मैं उसी स्टेशन से फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में से उतरकर किसी डिब्बे में घुस जाऊंगा, ताकि कोलंबो पहुंचने पर मुझे दूसरे मुसाफिरों का कैमोफ्लाज मिल सके और मैं मुसाफिरों के हुजूम के साथ ही बाहर निकल जाऊं। शाम के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पोशाली की तरफ देखा और पोशाली ने मेरी तरफ देखा। वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मैंने दरवाजा खोलने से पहले पूछा कि कौन है। दूसरी जानिब राहदारी से ट्रेन के शोर में एक औरत की नकरई आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलें, डैडी ने आपके लिए पेड़े भेजे हैं। मैंने दरवाजा खोला तो सामने नीचे तक खुले हुए गिरेबान वाली नीली शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस एक दुबली पतली तीखे नक्श वाली लड़की हाथ में छोटी सी टोकरी लिए खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम संथा है, डैडी ने आपसे मेरा तारुफ करवा दिया होगा। ये पेड़े हमने घर में बनाए हैं, प्लीज इसे ले लीजिए। मैंने टोकरी उसके हाथ से लेकर शुक्रिया अदा किया और दरवाजा बंद करके इत्मीनान का सांस लिया।
ये कमबख्त मद्रासी विंद्राकटी क्या चाहता है। मैंने दरवाजे की चिटखनी चढ़ा दी, फिर बाथरूम के बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। पोशाली बाहर निकल आई, बोली कौन था। मैंने उसे टोकरी दिखाते हुए बताया कि मद्रासी विंद्राकटी ने अपनी बेटी संथा के हाथ ये घर के बने हुए पेड़े भेजे हैं। पोशाली ने टोकरी मेरे हाथ से ले ली और दूसरी तरफ वाली खिड़की का शीशा उठाकर बाहर फेंक दी और गुस्से से बोली, मैं इस मद्रासी को भी इसी तरह खिड़की से बाहर फेंक देना चाहती हूँ। ये क्यों तुम्हारे पीछे लग गया है? आखिर उसने अपनी लड़की को यहाँ क्यों भेजा? मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है। मैंने सीट पर बैठते हुए कहा, शक तो मुझे भी है, लेकिन हम उसे अभी उठाकर ट्रेन से बाहर नहीं फेंक सकते। परेशान होने की जरूरत नहीं, शाम हो गई है, थोड़ा सफर बाकी रह गया है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं उससे पीछा छुड़वाना जानता हूँ। खुशहाली का रवैया हक बजानिब था। उसने अपने पीछे लगे हुए इंटेलिजेंस के आदमी को जाफना में ही देख लिया था। यही वजह थी कि अभी तक ट्रेन की राहदारी में भी नहीं निकली थी। खुदा जाने कौन सा स्टेशन था कि बैरा खाना ले आया। रात हो चुकी थी, हमने खाना खाया, बैरा बर्तन वापस ले गया था। संथा अपने डैडी की जानिब से कोई और सौगात लेकर दोबारा ना आई। मुझे यकीन होने लगा था कि CID से इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे ही ये इस किस्म के लोग हैं जो मुसाफिरों में जल्दी भूल मिल जाते हैं। मैंने अपने उस ख्याल का इजहार पोशाली से न किया। खाना खाने के बाद पोशाली सो गई। मैं अकेला सीट पर नीम दराज होकर सिगरेट फूंकता रहा। ट्रेन 3:30 बजे कोलंबो पहुंचने वाली थी। अगरचे अभी बहुत वक्त पड़ा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इस नुक्ते पर गौर कर रहा था कि आया पोशाली एक स्टेशन पीछे उतरने के बाद लाइट हाउस वाले खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाएगी। वो अकेली होगी, कहीं किसी मुश्किल में गिरफ्तार तो ना हो जाए। अगरचे वो अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन औरत आखिर औरत थी। वो कितनी ताकतवर क्यों ना हो, सिन्फ नाजुक ही रहती थी। ट्रेन खटाखट के शोर के साथ अपनी मंजिल की तरफ रात के अंधेरे में उड़ी जा रही थी। यूं यूं मंजिल करीब आ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा हूं। मैं सीट पर से उठा, आहिस्ता से चटखनी उतार कर दरवाजा खोला, बाहर राहदारी में आया, दरवाजे को पीछे से बंद किया और दाएं बाएं देखा। राहदारी में दूर एक मध्यम सा बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी वहां तक महदूद थी। राहदारी की तकरीबन खिड़कियों के शीशे चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से जहां भी ट्रेन का शोर कदरे कम था। वहां का शीशा नीचे किया और कोहनियां टिका कर बाहर देखने लगा। ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे से टकराए तो मेरी रगों में एक तरोताजगी का एहसास दौड़ गया। बाहर घने दरख्त शाएं शाएं करते पीछे को भागे जा रहे थे। अचानक मुझे अपने अपब में ऐसी आवाज सुनाई थी जैसे किसी औरत ने हेलो कहा हो। मैंने पलट कर देखा। मद्रासी विंद्राकटी की बेटी संथा मेरे पहलू में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने जल्दी से खिड़की का शीशा चढ़ा दिया। संथा ने अंग्रेजी में कहा, डैडी बहुत जल्द सो जाते हैं। डिब्बे में अकेली घबरा रही थी। आज मौसम हब्सालूद है ना? मैं हाँ कहकर अपने डिब्बे की तरफ पढ़ा ही था कि संथा ने मेरा बाजू पकड़ लिया। बोली, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? संथा का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मुझे उसकी आंखों में पहली बार खौफ और हरास की झलक नजर आई। मुझे उससे पूछना पड़ा कि क्या बात है। अब वो तमिल जबान में बोली, डैडी दौलत के लालच में आकर मेरा ब्याह एक उथेड़ उम्र सिन्हाली सेठ से करने वाले हैं। वो इसीलिए मुझे कोलंबो ले जा रहे हैं। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, माँ भी मर चुकी है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और ये शादी नहीं करना चाहती। मैंने जरा सा मुस्कुराकर कहा, तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो तुम्हारा डैडी है, ये तुम्हारा घरेलू मामला है, मैं इसमें दाखिल होने वाला कौन होता हूँ? संथा ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। कहने लगी, प्लीज मुझे कोलंबो अपने घर का पता बता दो, मैं भागकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी तबाह होते नहीं देख सकती। मैंने कहा, मैं तो एक टूरिस्ट हूँ, कोलंबो में मेरा कोई घर नहीं है, जाने मुझे किस होटल में ठहरना पड़े। आई एम सॉरी संथा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। संथा चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। मैं अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होने लगा तो उसने एक बार फिर मेरा बाजू थाम लिया और रोते हुए बोली, तो फिर मेरे डैडी को समझाओ कि वो मेरी शादी उस बूढ़े से ना करे। तुम मुझे अच्छे नौजवान लगते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने कंधे उचकाते हुए उसे नफी में जवाब दिया, माजरत तलब की और जल्दी से अपने डिब्बे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। पोशाली अभी तक गहरी नींद सो रही थी। मैंने चटखनी चढ़ा दी और सोचने लगा कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं जिसमें हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरा इस तरह सोचना कुदरती अमर था। सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। मुझे डर था कि संथा दोबारा दरवाजा ना खटखटा दे। ट्रेन भागी जा रही थी। मेरे कान इस शोर में भी दरवाजे पर लगे थे, मगर किसी ने बाहर दस्तक न दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि संथा की भला टल गई है। अगर ये लड़की सच्ची भी थी तो मैं उसकी क्या मदद कर सकता था। मैं सीट पर लेट गया। नींद अब भी कोसों दूर थी। मैं सोना भी नहीं चाहता था क्योंकि रात तकरीबन आधी गुजर चुकी थी और ट्रेन कोलंबो पहुंचने ही वाली थी।
ट्रेन की रफ्तार कम होना शुरू हो गई थी। मैंने खिड़की के शीशे से हथेलियों की आड़ बनाकर झांका। दूर रोशनियों की एक कतार पीछे को जा रही थी। कोई बड़ा शहर आ रहा था। ट्रेन थोड़ी देर बाद रेल की पटरियों के जाल पर से थड़थड़ाती हुई गुजरने लगी। पोशाली की आंख खुल गई। उसने आंखें मलते हुए पूछा, क्या कोलंबो आ गया? मैंने कहा, अभी नहीं, मेरा ख्याल है ये कोई बड़ा जंक्शन है। पोशाली उठकर बैठ गई। टाइम क्या हुआ होगा? कमबख्त, हमारे पास कोई घड़ी भी नहीं है। मैंने कहा, इस जंक्शन पर वक्त देखूंगा। चूंकि मैं किसी स्टेशन पर भी बाहर नहीं निकला, इसलिए वक्त का पता नहीं कर सका। ट्रेन एक रोशन प्लेटफॉर्म में दाखिल होकर रुक गई। ये प्लेटफॉर्म हमारी सीट वाली खिड़की की तरफ था। पोशाली के कहने पर मैंने खिड़की के शटर भी चढ़ा दिए थे। मैंने कहा, जब तक हम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त रात का क्या बजा है? पोशाली बोली, किसी छोटे स्टेशन पर टाइम पूछ लेना। ये कोई बड़ा स्टेशन है जहां हम इंटेलिजेंस वालों की नजरों में आ जाएंगे? हम बंद डिब्बे में ही बैठे रहे। खुदा का शुक्र है कि संथा और उसके डैडी में से कोई भी नहीं आया था। शायद ये लोग सो रहे थे। ट्रेन इस स्टेशन पर मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 20 मिनट तक खड़ी रही। फिर इंजन ने विसल दिया, गाड़ी में सीटी बजाई और ट्रेन ने खिसकना शुरू कर दिया। अब मैंने पोशाली को बता दिया कि जब मैं राहदारी में थोड़ी देर के लिए गया था तो संथा के साथ मेरी क्या बातें हुई थीं। वो आंखें खोले मुझे तकने लगी। बोली, ये सब ड्रामा है। हमें सबसे पहले इन लोगों से खबरदार रहना होगा। यकीन करो, ये इंटेलिजेंस के आदमी है। हम कोलंबो से 2 स्टेशन पीछे उतर जाएंगे। उसे मेरा तो पता नहीं चला। मैंने कहा, कैसे पता चलता? मैंने उसे डिब्बे में आने ही नहीं दिया। संथा और उसका मद्रासी डैडी पोशाली के सर पर सवार हो गए थे। वो अगले जंक्शन पर ही ट्रेन छोड़ने को तैयार हो गई थी। बोली, हम कोलंबो जाने वाली दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हमें ये ट्रेन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके छोड़ देनी चाहिए। मैंने पोशाली को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसका इसरार बढ़ता ही चला गया। मजबूरन मुझे उसके फैसले के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा। हमें कुछ मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कब आएगा और वो कोई जंक्शन होगा या नहीं। ट्रेन छोटे स्टेशन छोड़े जा रही थी। 1 घंटे के सफर के बाद ट्रेन की रफ्तार एक बार फिर धीमी होने लगी। पोशाली ने शीशा उतार कर बाहर देखा, फिर पलट कर बोली, ये भी कोई बड़ा स्टेशन है। कारखानों की रोशनियां नजर आ रही हैं। हम इसी जगह उतरेंगे। मैंने दबी जबान में कहा कि दूसरी ट्रेन यहाँ से न जाने कब चले, और फिर ये भी तो हो सकता है कि हमें कल रात इसी ट्रेन को पकड़ना पड़े। हम सारा दिन कहाँ गुजारेंगे? पोशाली अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी, जो होगा देखा जाएगा, तुम उतरने के लिए तैयार हो जाओ। हम ट्रेन के रुकने से पहले ही डिब्बे से निकलकर राहदारी के दरवाजे पर चले जाएंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अभी रुकी ही थी कि पोशाली ने दरवाजा खोला और हम तेजी से प्लेटफॉर्म पर उतरे और पीछे की तरफ चलने लगे। मैंने कनखियों से देखा, ये कोई ज्यादा बड़ा स्टेशन नहीं था। सिर्फ 2 स्टॉल थे जो बंद थे। चंद एक मुसाफिर ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। हम तेज तेज चलते हुए प्लेटफॉर्म के पिछले हिस्से में उस जगह आ गए जहां से प्लेटफॉर्म ढलान की शक्ल में नीचे चला जाता था। यहाँ कुछ अंधेरा था। हम दीवार के पास जाकर एक खाली बेंच पर बैठ गए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उसका आखिरी डिब्बा हमसे काफी दूर था, जिसके पीछे सुर्ख बत्ती जल रही थी। जो थोड़े से मुसाफिर थे वो ट्रेन में सवार हो गए थे। प्लेटफॉर्म वीरान वीरान सा लग रहा था। कोई स्टॉल भी खुला हुआ नहीं था। सिर्फ एक रेडी वाला एक तरफ खड़ा था। थोड़ी देर के बाद गार्ड ने सीटी देकर लालटेन हिलाई। इंजन ने विसल दिया और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे को रेंगने लगी। मैंने दाएं बाएं देखा और पोशाली से कहा, संथा और उसके डैडी से तो हम निजात हासिल कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अब यहाँ सारा दिन कहाँ गुजारेंगे? पोशाली ने कहा, सुबह होने दो, सोच लेंगे। लेकिन इन लोगों से पीछा छुड़ाना भी बहुत जरूरी था। अभी सुबह होने में शायद 3-3.5 घंटे बाकी थे। इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ट्रेन के चले जाने के बाद प्लेटफॉर्म मजीद वीरान हो गया था। उसके गेट के ऊपर वाली बत्ती बुझा दी गई थी। इस बात का खतरा था कि अगर पुलिस की कोई पार्टी रात के गश्त पर हो तो हमसे पूछगिछ ना शुरू कर दे। मैंने इस जमन में पोशाली से मशवरा किया तो वो कहने लगी, या तो हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट हैं, कोलंबो जा रहे थे कि ट्रेन छूट गई और हम रह गए। रात गुजरती चली जा रही थी। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि रेलवे स्टेशन से किसी दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन पोशाली की दलील में काफी जान थी। इतनी रात गए किसी दूसरी जगह हम पर शक किया जा सकता था। हम सुनसान प्लेटफॉर्म के कोने वाले बेंच पर अंधेरे में बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। रात ढलती जा रही थी। खुदा खुदा करके रात की तारीकी तमाम हुई और मशरिक से सुबह की रोशनी नमूदार हुई। हमने देखा कि स्टेशन से दूर 1-2 मंजिला मकानों के झुरमट अंधेरे में से उभर रहे थे। यही इस शहर की आबादी थी। बाहर खेत थे जिनमें कहीं कहीं ताड़ और नारियल के दरख्तों के झुंड भी थे। एक तरफ मंदिर का किलस दरख्तों से बाहर निकला हुआ था। एक जगह सिन्हाली किसान खेत में हल चला रहे थे। मैंने पोशाली से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं से चाय का इंतजाम करता हूँ। मैं बेंच पर से उठकर प्लेटफॉर्म पर स्टेशन की तरफ चलने लगा। जहाँ 2 ही स्टॉल थे जो अभी तक बंद थे। गेट पर रेलवे का कोई चेकर मौजूद नहीं था। मैं गेट से गुजरकर बाहर निकल आया।
एक तरफ नीम का बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। इस दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी नुमा खोखा बना हुआ था जहां एक सिन्हाली भट्टी में आग जला रहा था। दूसरा कोई आदमी वहां नहीं था। मैंने उस सिन्हाली के पास जाकर तमिल में कहा, क्या चाय मिल जाएगी? लंका में सिन्हाली के साथ साथ तमिल जबान भी आम बोली और समझी जाती है। उस चाय वाले की उम्र 50 से ऊपर होगी। चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं। धोती के ऊपर पतले जिस्म पर सिवाय एक फटी हुई बनियान के और कुछ नहीं था। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा और तमिल में ही बोला, बैठो अभी बन जाती है चाय।